बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। आज सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहाँ पे इंतखाबात का पहला और इंतहाई अहम मरहला आज मीरपुर डिवीज़न में वहाँ पे मैदान सजने जा रहा है। लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और हमारी ढेरों दुआएं हैं कि ये तमाम प्रोसीजर जो है वो खैरियत के साथ, अमन व अमान के साथ तय पा जाए। जी हाँ, और आपको बताएं कि ये मीरपुर ज़िला की 4, भिम्बर ज़िला की 3 और कोटली ज़िला की 6 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान मार रहे हैं। और इस वक्त हमने देखना ये भी है कि कौन सी जमात आखिर अवाम को राम कर पाती है, उनके वोट हासिल कर पाती है। पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, इस्तेहकाम पाकिस्तान है। और उम्मीदवार जो हैं 296 उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो ख़ुद भी मैदान में आए और वहाँ पर वो स्पीच भी दे रहे थे और उसके दौरान उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो ये ख्वाहिश है उनकी, जिसका उन्होंने बरमला इजहार किया है कैंपेन के दौरान। और अब देखते हैं कि इसका जवाब आज़ाद कश्मीर के अवाम किस तरह से देखते हैं। वैसे ये नामुमकिन भी नहीं है, हो भी सकता है। अगर होता है तो एक बहुत ही मस्बत तब्दीली होगी, लेकिन बहरहाल हर तरफ से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ भी हो रही हैं, हमले भी हो रहे हैं, क्योंकि मैदान मारना है और इंतखाबात जीतने भी हैं। तो आज 14 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे मीरपुर है, कोटली है, भिम्बर के 13 हलकों में तकरीबन हम देखेंगे 18,000 जो पुलिस एहलकार हैं वहाँ पे तैनात किए गए हैं, सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इंतखाबी मुहिम ख़त्म होगी तो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज़ असम्बली के आम इंतखाबात 2026 के पहले मरहले में मिशन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर में ये इंतखाबी मैदान सजने जा रहा है। जी हाँ, और जुलाई को 14 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड मर्द और ख़वातीन वोटर्स अपना हक़ रही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबी हुकाम के मुताबिक पोलिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, बल्कि जो इंतखाबी मवाद था वो भी मुतालिका पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा दिया गया है ताकि ये अमल शफाफियत के साथ पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। हम भी आपको गाहे बगाहे इससे अपडेट रखेंगे। आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब। और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज़ पहली इनिंग्स में 311 रन बनाकर आउट। मोहम्मद अली ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें हासिल की। पाक वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के पहले टेस्ट का दूसरा रोज़ खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बना लिए। आखिर किस तरह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, कौन सा खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में इस वक्त खेल रहा है, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी अरकान पार्लियामेंट की, जिनकी गाड़ियों के काले शीशों की ख्वाहिश हुई है पूरी। आम आदमी को तो 15,000 रुपये देना पड़ेगा 1 साल का, लेकिन टिंटेड ग्लासेस परमिट पॉलिसी में नई तरमीम कर दी गई हैं। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि अरकान पार्लियामेंट चाहे वो मौजूदा हैं या फिर साबका हैं, उनके लिए ये फ्री होगा। और आम आवाम के लिए गाड़ी के शीशे काले करने के परमिट की सालाना फ़ीस 15,000 रुपये मुकर्रर की गई है। इस पर भी बात होगी। और उसके बाद बात होगी हमारी सबसे पहले जो हम आपसे जिक्र कर रहे थे, मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीज़न के 3 अजला के 13 हलकों में आम इंतखाबात आज होंगे और इसके अंदर 296 उम्मीदवार मैदान में आएंगे। और किसने बाजी जीतनी है, किसके सर सजेगा ये ताज, इस पर भी तफसील से आगे चल के जायजा लेंगे। जी। और फिर बात होगी पाकिस्तान की पहली 100 किलोमीटर गलियात माउंटेन ट्रेल की अल्ट्रा मैराथन अनम अजीज़ ने जीत ली है। ये उज़ैर ने जीत ली है, अनम उज़ैर ने जीती है। किस तरह से मार्का उन्होंने सर किया है, क्या क्या मुश्किलात रहीं और कौन कौन इसमें शामिल था, उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी। और उसके बाद आखिर में बात होगी कि आपका बुर्ज कामयाबी, मोहब्बत और खुशहाली के नए दरवाजे खोलने वाला है। इस पर भी हम तफसील से जायज़ा लेंगे क्योंकि आपको भरपूर इंतज़ार होता है हफ्ते के आगाज़ में। सबसे पहले आ जाते हैं अपनी पहली टॉप स्टोरी की जानिब। और आज जिस तरह प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे आगाज़ में कि खेल जो है वो उतनी स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए। पाक वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ का जो पहला टेस्ट का दूसरा रोज़ खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बना लिए हैं। शान मसूद 88, सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए नॉट आउट हैं और मामूल हक 63 और बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए हैं। टीम की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है, मजीद बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो भी फैसला होना बाकी है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अली तनोली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, आपको वेलकम कहेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद। क्या होने जा रहा है, आगाज़ आपके ख्याल में कैसा था और यही एक्सपेक्ट कर रहे थे या इससे डिफरेंट? क्योंकि बहरहाल ये तवक्को तो की जा रही थी कि होम ग्राउंड का एज वेस्ट इंडीज़ को हासिल होगा, तो वो एज हासिल कर पाए।
जी जी अली बिल्कुल, भाई। पहली इनिंग में तो अगर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान पहली इनिंग में बेहतर खेलता है, क्योंकि जो हमेशा आपने देखा है, एक तो टॉस जीत के जो वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग का फैसला किया, तो वो जैसे आपने बताया कि वो होम ग्राउंड है और वो अभी श्रीलंका के साथ अभी सीरीज जीत के आए हैं, तो वो उनको एक एज भी हासिल है। और होम ग्राउंड पे वेस्ट इंडीज हमेशा मुश्किल हरीफ साबित होती है, तो जो उन्होंने साबित भी किया और उन्होंने अच्छे रन स्कोर किए पहली इनिंग्स में। तो अभी पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान अभी मैक्सिमम रन स्कोर करे, जैसे अभी 3 आउट हैं, उसके अलावा क्योंकि हम दूसरी इनिंग्स में चेज में हमेशा लेग करते हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम मिनिमम मार्जिन पे इसको छोड़ें। मैक्सिमम अगर हम ये इस पे लेके जाते भी हैं तो मैक्सिमम कोई 100 रन 150 रन की अगर हमें दूसरी इनिंग में बनाने को मिले तो हम ये बेहतर बना सकते हैं। अगर ये 200 प्लस लीड हुई तो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज अपनी पिचेस में, जैसे आपने कहा, वेस्ट इंडीज अपनी पिचेस में उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, उनके पास अच्छे पेस बॉलर हैं, उन्होंने साबित भी किया है। और इससे पहले जितनी भी बड़ी टीमें उनकी बॉलिंग के सामने वो ढेर की हुई हैं। तो हमें चाहिए कि हम इसको आगे अगर हम विनिंग कॉम्बिनेशन में लेके जाते हैं तो हमें मैक्सिमम रन उनको लीड पे लेके जाना चाहिए और जो सेकंड इनिंग है उसमें उनको कर्टेल करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा अली भाई, जिस तरह से हम आप भी बात कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जितनी भी टीमें उनके सामने आती हैं वो उनको टिकने नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से बड़ा शानदार है और 22 मैचेस जीते हुए हैं। और आप नहीं समझते कि पाकिस्तान टीम जो है, जो इसका स्क्वाड वहाँ पर मौजूद है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, एक अच्छा मुकाबला हो सकता है अगर हमारी टीम अपनी बेहतरीन फॉर्म में खेले, लेकिन जिसको जिस मकाम पर खिलाया जा रहा है, आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, प्लेयर्स को इसी टाइम और इसी पैटर्न के मुताबिक मैदान में उतारना चाहिए? जी, हमारा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। अगर हम लास्ट 10 मैचेस के अगर पाकिस्तान के स्टेट्स उठा के देखें तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतर नहीं है। अगर हम 10 मैचेस की बात करें, टेस्ट मैचेस की, तो उसमें से हम 7 हारे हुए और 3 जीते हुए। तो हमें अगर अपना विनिंग रिकॉर्ड जो है वो बेहतर करना है तो हमें विकेट्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा हमेशा ये होता है कि हम सेकेंड इनिंग में बिल्कुल लेजी प्ले करते हैं, तो उसमें हमें चाहिए कि हम अपनी विकेट्स को हैं वो जल्दी से लें। इस पहली इनिंग में अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज की जो टेल एंडर हैं वो हमेशा से बेहतर परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में ये बेहतर किया है कि हमने उनके टेल एंडर्स को जल्दी आउट किया है। तो इसी तरह हमें चाहिए कि अगर हम ये जीतना चाहते हैं तो हम सेकेंड इनिंग में उनको मिनिमम रन पे कंटेन करें और उसके बाद हम उनको जल्दी से जो वो कवर भी कर लें, क्योंकि एक इसमें वजह ये है कि 5वें दिन रेन एक्सपेक्टेड है, तो हमें चाहिए कि उसको मिनिमम रन मार्जिन पे रख के तो जब हम खेलेंगे तो हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। और दूसरा, आकिब जावेद साहब हमेशा ये बात करते हैं कि जब उन्होंने टीम सिलेक्शन की बात की तो इस दफ़ा मेरिट की बात हुई, परफॉर्मेंस की बात हुई, तो एज कम्पेयर टू अगर हम पिछली लीग्स उठा के देखें या पिछले सीरीज उठा के देखें तो ये जो टीम है ये कदरे बेहतर सिलेक्शन हुई है, जो परफॉर्मर हैं वो आए हैं। और आकिब जावेद साहब ये बात भी करते हैं कि अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड भी उठा के देखें, जो हम 3 टेस्ट जीते हैं उसमें हमने 20 आउट किए हैं, तो इधर भी हमने 10 तो आउट कर लिए हैं। हमें चाहिए कि हम इसी तरह जो 10 रिमेनिंग सेकंड इनिंग में वो जल्दी आउट करें, और जो टेस्ट हमने 3 जीते हैं वो इसी तरह जीते हैं कि हमने 20 की 20 विकेट्स ली हैं। बिल्कुल, और इस मोमेंटम को बरकरार रखना होगा, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा अगर कंपैरिजन कर लें, जिम्मेदारियां तब्दील हुई हैं, बाबर आजम के ऊपर एक फिर से कप्तानी का बोझ भी है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, जो साबका कप्तान थे शान मसूद 88 रन उन्होंने बनाए, सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए नॉट आउट हैं, इमामुल हक 63 और बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए हैं। ओवरऑल अगर आप सबकी परफॉर्मेंस के ऊपर तबसरा कर सकें, 3 विकेटें गिर चुकी हैं, आगे मोमेंटम बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा? देखिए, अगर शान मसूद की अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो बेहतर रही है, क्योंकि अगर उनको जब हटाया भी गया था तो ये साथ ये रीज़न दी गई थी कि उनकी कैप्टेंसी बेहतर नहीं है, उनके रिव्यूज़ बेहतर नहीं है, जबकि उनकी कैप्टेंसी और रिव्यूज़ को जब कंपेयर किया जाए तो जो रिव्यू होता है, आपको बेहतर आइडिया है, वो विकेट कीपर की कॉल होती है, वो उसको ज़्यादा बेहतर जज कर सकता है। तो जब उससे वो मोहम्मद रिजवान से जब वो मशवरा करते थे तो वो उनको जब रिव्यू की कॉल थी वो उसमें बड़े कंफ्यूज होते थे, तो उसकी वजह से उनकी कैप्टेंसी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है।
तो जब आपका विकेट कीपर आपके साथ बेहतर जेलन होगा तो आप बेहतर रिव्यूज ले सकते हैं। और शान मसूद की पर्सनल परफॉर्मेंस हमेशा से बेहतर रही है, अभी भी आप देखें तो उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से ये रन किए हैं। उसके अलावा अगर हम इमाम की बात करें, इमाम ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। ये जो हमने पार्टनरशिप लगाई है, इससे हमें पाकिस्तान को पहली इनिंग में काफी स्ट्रॉन्ग बैकअप मिला है। तो इसी तरह इसको अगर हम आगे बेहतर लेके जाते हैं, बाबर आजम आए बड़ी अच्छी निक में थे, उनको बड़ी अच्छे उन्होंने जस्टिन चेज ने बहुत बेहतर उनको बॉलिंग डाली और उनको लिमिटेड किया। तो यही वजह है कि हमने इसको अगर कंटेन करना है। जब हम आए, सलमान अली आगा भी आए तो शुरू में उन्होंने स्ट्रगल किया, तो अभी भी जब नए बॉल के साथ वो दोबारा आएंगे तो पाकिस्तान को थोड़ा सा वहाँ पे संभल के खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बेहतर है, और उसी तरह अगर हम ये सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में हम स्ट्रगल करते हैं, तो सेकंड इनिंग में स्ट्रगल हम ना करें तो उसको हम बचाने के लिए हमें यहाँ पे इसको मैक्सिमम लेके जाना चाहिए। 150 रन की कम से कम भी अगर लीड होगी तो हम इसको बेहतर विनिंग पोजीशन में लेके जा सकते हैं। तो उसी तरह जब हम दूसरी इनिंग में जाएंगे, हमारे बॉलर्स को बेहतर परफॉर्म करना होगा। जैसे आपने बात की, बाबर आजम को कैप्टेंसी बेहतर करनी होगी, अपने रिव्यूज बेहतर करने होंगे। जबकि हमने पहली इनिंग में देखा जो फील्डिंग थी उसमें काफी लैप्सेस हुए, कैच ड्रॉप हुए। कैच ड्रॉप नहीं करने, सेकंड इनिंग में अगर आपने बेहतर परफॉर्म करना है तो आपको बॉलिंग में 10 जल्दी आउट करने पड़ेंगे और मिनिमम कंटेन करना पड़ेगा, और आपके जो प्लेयर्स हैं उनको मैक्सिमम जल्दी से कवर अप करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, हम देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। उन्होंने अपनी पहली इनिंग्स में 311 रन्स बनाए हैं और जो कि एक अच्छा स्कोर उन्होंने जड़ा है। आप समझते हैं कि पिचेस उनके लिए साजगार हैं, वेदर उनके लिए साजगार है? पाकिस्तान के लिए क्या सूटेबल कंडीशन है वेदर की भी और पिचेस की भी? विशाल, वेस्ट इंडीज का अगर ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो टेस्ट बहुत बेहतर खेलते हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम ओडीआई की बात करें तो उनका टेस्ट जो स्क्वाड होता है वो हमेशा से बेहतर होता है। अगर हम उनके फास्ट बॉलिंग की बात करें, शमार जोसेफ हैं, सील हैं, इसी तरह उनके जो बाकी जो फास्ट बॉलर हैं उनकी अगर पेस की भी बात करें तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उनकी पेस भी बहुत बेहतर है। पाकिस्तान ने जबकि पहली इनिंग में 140 किसी बॉलर ने टच नहीं किया, जबकि उनके बॉलर्स जो हैं वो मैक्सिमम 140 टच करते आपको नजर आएंगे। तो अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो वो होप हैं, उन्होंने बेहतर रन परफॉर्म किया है। उन्होंने उनके जो कैप्टन है उसी तरह उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है बैटिंग में वो काफी बेहतर है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए वो हमेशा से ये क्योंकि उनकी अभी जो लेगेसी भी रही है, वो टेस्ट क्रिकेट हमेशा बेहतर परफॉर्म करते हैं और उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो हमेशा से बेहतर है। अब उन्होंने एक चीज को अडॉप्ट किया है, जो टेल एंडर थे अब उन्होंने खेलने वाले रखे हैं। जैसे कल अगर आपने इनिंग देखी हो, शमार जोसेफ जो हैं वो आके अटैक करते हैं और जो उनकी जो टेल एंडर है वो आके मैक्सिमम रन बनाने की कोशिश करते हैं और लिमिटेड टाइम में वो करते हैं। तो इसको क्योंकि ये प्लस होता है, आपके पास अगर टेल एंडर खेलने वाले हों तो वो आपके पास एक बोनस होगा, तो वो आगे अगर आपको 100-150 रन करके चले जाते हैं तो ये प्लस होता है। तो इसी तरह अगर हमने, क्योंकि वेस्ट इंडीज आपको एक मुश्किल टास्क होता है एज कम्पेयर टू बाकी ओडीआई और T20 में, तो उनको अगर हमने बेहतर पकड़ना है तो हमने अभी एक अच्छा मोमेंटम बना लिया है, इसको हम लेके चलें। क्योंकि शुरू के जब हम आएंगे, शुरू का सेशन जो पहला सेशन होगा वो क्योंकि मुश्किल होता है, तो वो नई फ्रेश उसके साथ आते हैं, तो हमें बेहतर परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, बॉलर से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं? कौन चलेगा स्पिनर्स में से? फास्ट पेसर्स तो उसका फुकदान काफ़ी अर्से से चल रहा है, लेकिन इन पिचेस और कंडीशंस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन ज़्यादा कारगर साबित होगा? देखिए, अगर हम अपनी जो पेस अटैक है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अगर हम बात करें क्योंकि पिच थी तो काफ़ी बेहतर, खुरम शहजाद है, उन्होंने काफ़ी बहुत कंसिस्टेंट बॉलिंग की है। उनकी अगर लाइन लेंथ देखें तो बहुत अच्छी थी। उसी तरह मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। अगर आप उनको रिसेंट पास में भी देखें तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव भी किया है, उनकी पेस बेहतर हुई है, उनकी लाइन लेंथ बेहतर हुई है। अगर हम इसी तरह आमिर जमाल की बात करें, आमिर जमाल थोड़े से आपको पहली इनिंग में काफी डिस्टर्ब नजर आया, उनकी लाइन लेंथ इतनी बेहतर नहीं थी, वो ड्रैग है, कभी उनकी लाइन लेंथ लेग पे जा रही थी, कभी ऑफ पे जा रही थी, मतलब स्टंप्स को वो बेहतर कवर नहीं कर रहे थे। तो अगर ये आप जो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो लाइनअप या बॉलिंग लाइनअप वो वेस्ट इंडीज की बेहतर है, उनकी लाइन लेंथ भी बेहतर है, उनकी पेस भी बेहतर है। अगर हम पाकिस्तान से अगर इस लाइनअप की बात करें तो ये लाइनअप जो है बॉलिंग लाइन
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अली तनोली हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और उनके बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, पेसर उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, और हम देख रहे हैं कि उनको होम ग्राउंड का एज तो हासिल है ही है, लेकिन हमारी टीम भी कोशिश कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और अगले इनिंग्स में हमारे बॉलर्स भी उसी तरह से चलेंगे जैसे हमारे बैटर्स कोशिश कर रहे हैं, और हमें एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और जीत यकीनी तौर पे ज़रूरी इसलिए भी है कि बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी इसलिए दी गई है कि टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, और हम देख रहे हैं कि उसके किसी हद तक असरात भी है, लेकिन पहली इनिंग में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, मोमेंटम दूसरी इनिंग में भी बरकरार रहना चाहिए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद और बहुत से हम इशू से जिस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के। इस वक्त इलेक्शन जारी हैं, 3 अज़ला के 13 हल्कों में आम इंतखाबात, और इस हवाले से इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग के अमल का आगाज़ होते ही वोटर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल जी, और क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी किस तरह की है, टर्नआउट किस तरह का चल रहा है, ये हम सब कुछ जानेंगे। शहजाद राजा हमारे नुमाइंदे मीरपुर की पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। तो शहजाद राजा, बताइएगा कितनी तादाद में लोग निकले हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। आम इंतखाबात के अमल के लिए जो पोलिंग का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और जो पोलिंग है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातल जारी रहेगी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ C1 पोलिंग स्टेशन पे, जहाँ पर जो वोट कास्ट करने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और जो वोटर्स हैं वो जोशो खरोश के साथ जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बात की जाए ज़िला मीरपुर की, तो ज़िला मीरपुर के चारों हलकों में जो वोटर्स की तादाद सामने आ रही है वो 4,11,138 जो है वो वोटर्स की तादाद सामने आई है, जिनमें मर्द वोटर्स की जो तादाद है वो 2,08,998, जबकि जो ख़वातीन हैं वो 2,02,240 जो ख़वातीन हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगी। आपको बताता चलूँ तो हल्का L11 डडियाल में 1,05,174 वोटर्स के लिए 139 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। चकसवारी इस्लामगढ़ 99,585 वोटर्स के लिए 135 पोलिंग स्टेशन। LA3 मीरपुर में 1,06,755 वोटर के लिए 160 पोलिंग स्टेशन, जबकि हल्का LA4 खड़ी में 99,624 वोटर्स के लिए 162 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सियासी जमातों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं, और अपने साथ आए साथियों के साथ जो हैं वो वोट भी जो हैं वो कास्ट कर रहे हैं। अब बात की जाए सिक्योरिटी की और हसास पोलिंग स्टेशन की, तो आपको बताता तो ज़िला मीरपुर हल्का LA3 में टोटल 160 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 64 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। 48 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास, जबकि 48 पोलिंग स्टेशन ही जो है वो नॉर्मल करार दिए गए हैं। बात की जाए सिक्योरिटी की, तो रेंजर्स, पंजाब पुलिस और आज़ाद कश्मीर पुलिस के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो हैं वो हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। और शहजाद राजा, आप हमारे साथ मौजूद थे, और कुछ पुलिसें भी हैं जिनको हसास करार दिया गया है, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं, दुआगो हैं कि ये अमल बिला तातुल जारी रहे और सिक्योरिटी और सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं बाहिम्मत लोगों की, जो कि एक हमारे साथ मौजूद हैं। स्कर्दू के खूबसूरत वादी तक उन्होंने पंजाब के एक पुरअज़म नौजवान रब नवाज ने साइकिल पर तकरीबन 700 किलोमीटर का दुश्वार गुजार सफ़र तय करके अपनी हिम्मत, इस्तकामत और अज़म की एक शानदार मिसाल कायम की है। मैं आज ही अभी जुनैद से बैठ के डिस्कस कर रही थी कि स्कर्दू का जो रास्ता है बड़े पुरखतर सा है और उसको बंदा गाड़ी पर भी इमेजिन नहीं कर सकता। आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि आप इतना लंबा सफ़र तय करेंगे, उसके लिए जिगर चाहिए, गुर्दा चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग दिल चाहिए। इस तवील सफ़र के दौरान रब नवाज ने बुलंद बाला पहाड़ों, ख़तरनाक मोड़ और दुश्वार रास्तों और बदलते मौसम जैसे बेशुमार चैलेंजेस का सामना भी किया। उनका सफ़र कैसा रहा ये हम उन्हीं से जानेंगे। रब नवाज, ये 700 किलोमीटर का सफ़र इरादा कैसे बना आपका, और कितनी बात रही, क्योंकि अभी जो हालात हैं वैसे तो सभी को साइकिल पे आ जाना चाहिए, जितना महंगा फ्यूल है और जितने खर्चे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये आइडिया कैसे आया? जी बेसिकली ये इंटरनल मोटिवेशन की बात होती है, और मेरा इंटरनली इरादा था कि मैं पाकिस्तान को थ्रू बाईसाइकिल एक्सप्लोर करूं। तो फाइनली मैंने 11 दिनों के अंदर जो है ये अपना सफ़र मुकम्मल किया है,
और मुश्किलात तो बिल्कुल इसमें थी, लेकिन मैं उन मुश्किलात के लिए फुली प्रिपेयर्ड था। मुझे साइकिल को रिपेयर करना आता था, ओवरऑल क्लाइमेटाइज करना आता था खुद को, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ज़बरदस्त। अच्छा रब नवाज, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने ये सारा सफ़र साइकिल पर किया है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, मौसम का भी बदलाव होता रहा होगा, कभी गर्मी कभी सर्दी और कभी बारिश, इस तरह का मौसम भी आपको मिलता रहा होगा। कितने वक्त में आपने ये सफ़र मुकम्मल किया है? इसका आगाज़ आपने कब किया था और इख्तिताम कब हुआ? जी बेसिकली मैंने आज से तकरीबन 11 दिन पहले ये सफ़र स्टार्ट किया था इस्लामाबाद से, और उसके बाद मुझे तकरीबन 11 दिन और कुछ घंटे लगे हैं यहाँ स्कर्दू पहुँचने में, और बिल्कुल मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो सबसे टफ फेज़ था वो था चिलाज से लेकर जगलोट तक, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, अराउंड 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था, जिसको मैंने बेयर किया है ऑन साइकिल। लेकिन फाइनली मैं 11 दिन और कुछ घंटों बाद स्कर्दू में पहुँच गया, और यहाँ वेदर बहुत ज़बरदस्त है और करंटली आई एम एंजॉइंग। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो लोगों के लिए मशवरा क्या है जो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं? बाइक्स के ऊपर भी बहुत से लोग जाते हैं, ये मशवरा आप देंगे जो मुश्किलात आपको दरपेश रहीं कि ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं लोगों को इस चीज़ की सजेशन देना चाहता हूँ कि वो चाहे गाड़ी पे आना चाहें, बाइक पे आना चाहें, साइकिल पे आना चाहें, वो आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसमें ये है कि आपको, अगर आप साइकिल पे आ रहे हैं तो उसको रिपेयर करना आना चाहिए, आपका लगेज कंप्लीट होना चाहिए, आपको अपनी आइटनरी का पता होना चाहिए, और फर्दर वहाँ पे जो वेदर की कंडीशन चल रही है उसकी अपडेट लेने के बाद आपको निकलना चाहिए। बाकी बहुत एडवेंचरस एक्टिविटी है, एंड आई विल रिकमेंड कि हर बंदा जो एडवेंचर करना चाहता है वो ज़रूर आए इस ट्रिप पे। बिल्कुल सही। अच्छा रब नवाज, ये भी बताइएगा से सूटेबल वेदर कौन सा है बाय रोड ट्रैवल करने के लिए? अगर कोई ट्रैवलर अपना ट्रैवल प्लान करना चाहता है, टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं, तो सूटेबल वेदर बताइएगा बाय रोड जाने के लिए। जी बेसिकली जो सबसे सूटेबल वेदर है वो तकरीबन जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक का होता है। उसकी वजह यह है कि इस टाइम पे यहाँ पे पहाड़ों के अंदर और स्पेशली हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पे समर्स चल रहा होता है, और यहाँ पे वेदर बहुत खुशगवार होता है, हर साइड पे ग्रीनरी होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मसला इस टाइम पीरियड के दौरान ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर मानसून चल रहा होता है, तो मानसून के दौरान प्रिकॉशनरी मेजर्स को देखते हुए वेदर कंडीशन की अपडेट लेके निकलना चाहिए, और सबसे आइडियल टाइम जो है वो अगस्त और सितंबर का है। अगस्त और सितंबर आइडियल टाइम पीरियड होता है यहाँ पर विजिट करने की रोड। और रब नवाज ने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। बहुत शुक्रिया रब नवाज आपका, और आपकी हिम्मत को हम सल्यूट करते हैं। लोग बाइक्स पर भी जाते हैं, लेकिन इन्होंने साइकिल को सिलेक्ट किया अपने इस सफ़र के लिए। बड़ा ही पुरखतर सफ़र होता है। आपका भी इरादा बन रहा है जिस तरह से मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। पूछ लिया, मंथ पूछ लिया कौन सा सूटेबल और 11 दिन के अंदर, देखिए इंप्रेसिव, 11 दिन के अंदर उन्होंने स्कर्दू का सफ़र मुकम्मल किया है। और हम तो प्लान ही करते रह जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये हिम्मत का काम है। आप भी एक्सप्लोर कीजिए पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे जाना चाहिए, और अल्लाह ताला की दी हुई जो ये नेमत है उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए, और उसका ख्याल भी रखना चाहिए बीइंग टूरिस्ट जब हम वहाँ पे जाते हैं। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी आपको बताएं कि एक बड़ी खबर आ रही है। अरकान पार्लियामेंट की गाड़ियों के शीशे काले कराने की ख्वाहिश अब हो गई पूरी। वजारत दाखिला ने टेंटेड ग्लासेस परमिट पॉलिसी 2025 में नई तरामीम शामिल कर दी हैं, और इन तरामीम के मुताबिक गाड़ी के शीशे काले कराने के लिए परमिट की सालाना फीस 15,000 रुपये मुकर्रर की गई है। ताहम जो मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट हैं उनको टेंटेड ग्लासेस परमिट मुफ्त में जारी किए जाएंगे। तो जो ये भेदभाव है ये हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वजारत दाखिला के मुताबिक तरामीम सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की सिफारिशात की रोशनी में शामिल की गई है। तो जो आम आवाम के लिए असूल हैं वही असूल अरकान पार्लियामेंट के लिए होने तो चाहिए। लेकिन ये आप आइडियल वर्ल्ड की बात कर रही हैं, पाकिस्तान में मामला कुछ उल्टा है। नई पॉलिसी जो है इसके अंदर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए भी परमिट के तरीक़ेकार में तब्दीली की गई है। क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं ये तफसीलात हम जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से एक न्यूज़ के गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद। मुर्तज़ा साहब, आप ही बताइए कि इस तरामीम में किस तरह से नवाजा गया अरकान पार्लियामेंट को, और इसमें साबिका अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। आम आवाम के लिए और ख़ास के लिए क्या फ़र्क रखा गया इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आम आवाम के लिए वैसे ही पाकिस्तान के किसी भी शोबे में अगर आप जाएं तो वहाँ तक ही हैं, और इस मामले में भी यानी कि पूरी दुनिया अगर आप देखें तो सिर्फ
वजीर आजम, सदर और आईनी शख्सियात जो होती है उनके लिए इस तरह की एग्जाम्पशंस होती हैं। बाकी कहीं पे भी दुनिया में आपको टिंटेड ग्लासेस की आम लोगों के लिए या MPs MNAs के लिए जरूरत नहीं होती है। खास तौर पे पाकिस्तान समेत जो खिते के दीगर ममालिक हैं वहाँ पे भी देखें, यहाँ पाकिस्तान में एक नई तरामीम जो है वो 2 से 3 तरामीम मुतारफ कराई गई हैं सेनेट कमेटी कैबिनेट कमेटी पर दाखिला की जानिब से। और इसमें जो डिप्लोमेट्स का जिक्र किया गया है, पहले गैर मुल्की थे तो उसको सफारतकार से तब्दील कर दिया गया है। MNAs जो हैं उनके लिए, मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए, जिस तरह से पहले आपने एक इशू सुना होगा ब्लू पासपोर्ट का, तो ये दुनिया ही अलग है, ये मखलूक ही अलग नजर आ रही है कि ये पाकिस्तान के अवाम से इनका लेना देना शायद उस तरह से नहीं है। ना पाकिस्तान के अवाम को किसी हिफाजत की जरूरत है, ना किसी उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, ना उन्हें खतरात होते हैं। खतरात सिर्फ जो है वो इन्हीं को है जो पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, अवाम के वोटों से पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाके इनको खतरात जो है बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है। मुर्तजा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि पहले कुछ साल तक इस पर पाबंदी रही, बल्कि जहां पर टेंटेड ग्लास मिलता था वहीं पर खड़े खड़े जो ट्रैफिक पुलिस थी वो उतार दिया करती थी और फाइन अलग किए जाते थे। आम शहरियों को भी, सियासतदानों या बाकी, हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या रवैया अरकान पार्लियामेंट के साथ होता था, लेकिन इस वक्त ये लग रहा है कि गवर्नमेंट अपनी ख्वाहिशात की आड़ में अरकान पार्लियामेंट को नवाज रही है और आम आवाम के लिए 15,000 रुपये एक फ़ी रख दी गई है, ताकि अगर सवाल भी उठें तो कह दिया जाए कि आम आवाम को भी ये सहूलत दस्तयाब है, लेकिन 15,000 रुपये उसकी फ़ीस भी अदा करनी होगी। तो क्या ऐसा ही है? अब ऐसा क्या हुआ कि ये लीगल भी हो गए और अरकान पार्लियामेंट के लिए फ्री भी हो गए? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये इस तरह की पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट जो है पॉलिसी में, ये किसी खास वजह से आता होता है। लेकिन यहाँ तो ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात जिन अवाम के नुमाइंदों ने ख्वाहिशात का इजहार किया था वज़ीर आज़म से, उन ख्वाहिशात की बिना पे ये फैसले जो है वो किए जा रहे हैं। और इससे पहले इस्लामाबाद में तो मुकम्मल तौर पे पाबंदी थी, सिवाय चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान के अलावा किसी भी गाड़ी जो है उसको टिंटेड ग्लासेस रखने की इजाजत नहीं थी। हमने खुद देखा है कि पार्लियामेंटेरियन अरकान पार्लियामेंट, सेनेट अरकान और तमाम लोगों की गाड़ियों से, बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उनकी गाड़ियों से, और टाला कल्चर खत्म करने के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो है वो हुई थी। और पिछले 3-4 साल तो बड़ा अच्छा इस हवाले से रहा है। लेकिन अभी ये पॉलिसी डिसीजन लिया गया है कि जो अवाम है, अवाम को तो नहीं, फिर भी नहीं मिलेंगे टिंटेड ग्लासेस, क्योंकि उनके लिए अच्छा, ये दो चीज़ें गुलाम मुर्तज़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि इसका प्रोसेस का तरीक़ाकार क्या होगा? क्या ये एक्साइज डिपार्टमेंट इशू करेगा? किसकी तरफ से अवाम, अगर कोई आम आदमी भी 15,000 रुपये फ़ीस दे के हासिल करना चाहता है सहूलत, तो उसका तरीक़ाकार? दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को टिंटेड ग्लासेस के होते हुए किस तरह से मेंटेन रखा जाएगा? ये भी तो एक चैलेंज बन जाएगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई टिंटेड ग्लासेस की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस है तो उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, शेल्टर मिल जाएगा? जी, वैलिड क्वेश्चंस हैं बेहतरीन के। ये जो तरीक़ाकार है, पहले मैं उसकी तरफ आऊँगा। वज़ारत दाखिला को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वज़ारत दाखिला जो है इसका NOC जारी करेगी और उस NOC के ऊपर लिखा हुआ होगा कि फॉर द ईयर 2026 आपको ये जारी किया जाता है। तो उसके बाद आप जितने परसेंट की आप टिंटेड की इजाज़त मिलेगी, 60% की, 40 की, 50 की, तो वह आप उसको उस तरह से करवा सकेंगे। एक तो वो लीगल प्रोसेस है जो इससे पहले भी हम भी मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी करवा के देते रहे हैं। बाज़ बात हमारी इस तरह की फरमाइश आ जाती है तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ही उसको डील करती है, एक्साइज ऑफिस का उससे लेना देना नहीं है। तो दूसरी बात तो है कि जो VIP के हवाले से, तो अब फिर दोबारा वही सिलसिला होगा। कोई गाड़ियां जो है गरीब आम आवाम की गाड़ियों को, सिक्योरिटी वाला भी मामला बताइएगा जो है। जी, दूसरा जो अमनो मान के हवाले से है, ये बहुत अहम मामला है। अमनो मान में इसी तरह से कि कोई भी शख्स जो है वो इस तरह की कार्रवाई करने के बाद तो वो भाग भी सकता है, वो उसका पीछा किया जाए या वहाँ पता चले। बहुत सारी चीजें इस तरह के वाकयात हुए हैं, अगर आप उनको एग्जाम्पलरी देखें तो उनमें लोग बैठे हुए होते थे तो हमें पता चल जाता था, आवाम को भी, मीडिया को भी, कौन बैठा हुआ है, किसका बेटा है, किसकी गाड़ी है। अब गाड़ियों को बहुत सारी को फेक नंबर भी लगे हुए होते हैं, तो जिनको बचाना होगा उनको बड़े आराम से उनको बचाया जा सकेगा।
तो ये कोई आम जो फलाई रियासत हो या एक ऐसी रियासत जिसमें अवाम का ख्याल रखा जाता हो, वहाँ इस तरह के कवानीन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून आम आवाम के लिए सूटेबल नहीं है या वो माशरे के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो फौज के लिए कैसे सूटेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ तो अभी इस मुसवदे को मंजूरी मिलना बाकी है या फिर ये फिलफौर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और हम देखेंगे कि सड़कों पर अब टेंटेड शीशों में गाड़ियाँ जो है वो घूमती फिरती हुई हमें नजर आएंगी? इसका प्रोसेस कब तक शुरू हो जाएगा? जी, अभी पॉलिसी लेवल है जी, और इसकी मंजूरी दे दी है कायमा कमेटी दाखिला ने। अभी फिर ये जाएगा कैबिनेट को, वहां से अप्रूवल हो जाएगा, तो उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन के मराहल में भी आ जाएगा। क्योंकि जब कोई भी कायमा कमेटी जो चीज भी मंजूर करती है तो वो क्योंकि पार्लियामेंट का ही हिस्सा होती है, और किसी भी स्पेसिफिक कानून के हवाले से, किसी भी बड़े मामले के हवाले से जो मुतल्लिका वजारत की कमेटी है वो ही इसका डिसीजन ले रही होती है। तो डिसीजन प्रिंसिपली ये हो चुका है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो होना बाकी है, वो बाद में बस पूरी की जाएंगी। वैसे तो इस पर अमल दरामद के लिए बिल्कुल तैयार है ये मुसवदा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद थे। और ये जो खुला तजाद है ये हमसे हजम नहीं हो रहा कि आम आवाम को किस बात की सज़ा दी जाती है और अशराफिया को या अरकान पार्लियामेंट को किस बात का प्रोटोकॉल दिया जाता है। जो कवानीन आम शहरियों के लिए हैं वही अरकान पार्लियामेंट के लिए भी होने चाहिए, वही पूरे पाकिस्तान के लिए होने चाहिए। ये तजाद नहीं होना चाहिए, ये फ़र्क नहीं रखना चाहिए। सही बात है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और अभी का जो मसला है उस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे हमारे बच्चियाँ जो कि एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं जो कि फिर उन्हें गलत मशवरे भी, बहुत सारा पैसा भी लगवा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको एडमिशन में वो आसानी, वो सहूलियात नहीं मिल पाती हैं। तो एफिक इस पर बहुत सारा काम भी कर रही है। हम बात करेंगे आज एफिक के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद होंगे कि आखिर पाकिस्तान के अंदर से जो तलबा बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की रेगुलेशंस वो लाना चाहते हैं, किस तरह की इस्लाहात, मज़ीद तब्दीलियाँ किस तरह की लाना चाहते हैं, और उससे जो एजेंट्स माफिया है उसको क्या नुकसान होगा और क्या फ़वाइद हासिल होंगे तलबा को। इस पर सब पर बात करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मौजू है, ख़ासतौर पे हमारे तलबा के लिए और उनके वालिदैन के लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एफिक पाकिस्तान, कन्वीनर फॉरेन एजुकेशन कमीशन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी इनका ताल्लुक है। और सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे सैयद अजीम अली साहब। अजीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो ये मसला तो बहुत से तलबा का है, क्योंकि अब जिसको मौका नहीं मिला शायद वही अभी तक पाकिस्तान में है, और सभी इस कोशिश में है कि उनको बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल के लिए जहाँ पे भी मौका मिल जाए उसको अवेल किया जा सके, लेकिन जो एजेंट्स हैं उनको सही तरह से गाइड नहीं करते। तो एफिक पाकिस्तान के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले तो बताइएगा कि किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है हमारे तलबा को। एफिक पाकिस्तान एक्चुअली 2006 से इस जो स्टूडेंट एसोसिएशन से रिलेटेड जो कंसल्टेंट्स हैं उनको रेगुलेट कर रही है। हम लोग रेगुलेट ऐसे करते हैं कि हम लोग जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उनकी कुछ चेक्स हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हम पहले वेरीफाई करते हैं और फिर हम लोग उनको अपना मेंबर्स बनाते हैं। तो उसमें बहुत से जो ऐसे लोग जो कल्प्रिट्स हैं, जो कंसल्टेंट के नाम पे बेसिकली एक ब्लैक शीप्स हैं, तो उन लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग उनको मार्केट से दूर रखते हैं और हमारी एक जो एथिकली वर्क करने के एक स्टैंडर्ड जो सेट हैं, हम लोग उस क्राइटेरिया के ऊपर जो सा है वो एक कंसल्टेंट को अपना मेंबर बनाते हैं ताकि वो स्टूडेंट को जो एक्चुअल और ट्रांसपेरेंट गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी के क्या समरात हैं और ज़रूरी क्यों है ये इंडस्ट्री? क्योंकि अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई करना है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी ने जाना है, तो वो ख़ुद क्यों नहीं अप्लाई कर सकता? कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक तो वही बात कि वैलिड बंदा है या नहीं ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एफिक काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी ऐसे एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो ये ज़रूरी क्यों है ये शोबा इतना? खुद से आप ज़ाती तौर पर क्यों नहीं कर सकते? देखिए, पूरी दुनिया में इस फील्ड को बहुत सराहा जाता है। इवन के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा
और यूके, यूएसए, बाकायदा यहाँ पे जो उनसे कंसल्टेंट्स हैं उनको लाइसेंस इशू होता है और फिर वो अंडर द उस लाइसेंस फ्रेमवर्क के तहत वो काम करते हैं। इसमें देखिए, अगर आपने एक टूर भी प्लान करना है तो आपको टूर गाइड चाहिए होता है एग्जैक्ट मुकाम पे जो आपको लेके चला जाता है। इसी तरह जो कंसल्टेंट है उसका भी यही रोल है कि स्टूडेंट्स को वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके रिगार्डिंग एडमिशन के, रिगार्डिंग प्रोग्राम के और रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स के। स्टूडेंट समटाइम्स स्कॉलरशिप का उसको पता नहीं होता, वो उसका एक माइंड में होता है कि उसने बाहर जाना है स्टडी अब्रॉड करने के लिए, हाई डिग्री वो करनी है, लेकिन उसको स्कॉलरशिप का आइडिया ही नहीं होता। तो हम लोग तो उसको ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि वो इवन के सम टाइम 100% तक स्कॉलरशिप विद स्टाइपेंड भी उनको मिल जाता है। तो हमारी गाइडेंस जो सी है वो स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड करते हैं, सिर्फ एडमिशन की हद तक नहीं, उसके स्कॉलरशिप और फिर वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा अजीम भाई, फॉरेन कंसल्टेंट जो एजेंट्स हैं उनको अब हुकूमत पाकिस्तान रेगुलेट करने जा रही है। एक तो ये कि इसको रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है, फिर आपकी भी कुछ मुतल्लिका इदारों से मुलाकात हुई है, उसका अहवाल भी बताएगा कि वो कितनी साजगार रही। देखिए, गवर्नमेंट को ये काम मेरे ख्याल में कोई 25-30 साल पहले कर लेना चाहिए था। उसमें हम लोग काफ़ी जो हमारे चेहरे पे दाग लग चुका है, ये जो फेक कंसल्टेंट है जो स्टूडेंट्स को बदनामी इलीगल, जी बिल्कुल इलीगल तरीके से लेके जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी जो एम्बेसीज हैं उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं, जो ये घूस, बेसिकली इनको कंसल्टेंट कहना चाहिए, ऑफिस नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट को रिक्रूट कहाँ से करते हैं, घरों से रिक्रूट करते हैं। इनके ऑफिस कोई नहीं होते, घरों से रिक्रूट करते हैं और फिर स्टूडेंट को एक ट्रैप किया जाता है और फिर उनको अप्लाई करते हैं। उसमें स्टूडेंट का पैसा भी ज़ाया होता है, उनकी एप्लीकेशंस भी रिफ्यूज़ हो जाती हैं। इलीगल वेज भी तो यूज़ किए जाते हैं। जी, इलीगल वेज तो देखिए उसमें तो बहुत ज़्यादा हमारे इदारों की भी नाकामी है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई बॉर्डर ही क्रॉस करके जाते हैं ना। तो ये हमारे इदारों को उस मैकेनिज़्म को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब जो गवर्नमेंट इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आ रही है, उसमें हम लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। हम लोगों ने जो अपना एक फ्रेमवर्क है उनको वो भी बना के दिया कि आप जो एक राइट पर्सन है आप उसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कि उनके पास यूनिवर्सिटी के एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे वो स्टूडेंट प्लेस कर रहे हैं, उनके पास पाकिस्तान में एक जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है FBR का, वो मेंबर है, टैक्स पेयर है, और जिस कंट्री में वो काम करने जा रहा है आइदर वो खुद भी उसके पास उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तो हम लोग उसको रेगुलेट ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट को उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा, जो एफिक है ये अजीम साहब गवर्नमेंट से कोई इल्हाक शुदा इदारा है या फिर आप इंडिविजुअली इसको प्राइवेटली लेकर चल रहे हैं और आपके साथ रजिस्टर्ड जो कंसल्टेंट हैं वो आपके साथ मौजूद हैं, जो वेरीफाइड कंसल्टेंट हैं, या फिर ये गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चल रहा है? ये भी थोड़ा सा गाइड कर। अच्छा, ये तो एक टोटल प्राइवेट इदारा है और इसमें हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो तकरीबन कोई 6000 प्लस हैं। इसमें हमारे जो ऑल ओवर पाकिस्तान और ऑल ओवर पाकिस्तान, इसमें जो रजिस्टर्ड हमारे मेंबर है जो हमें फ़ीस भी पे करते हैं वो तकरीबन 1100 प्लस हैं। लेकिन इसमें जो ओवरऑल जो सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान में कुछ आपको पता है कि कोविड के अरसे में कोविड के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस लोगों के, जैसे ये प्रॉपर्टी के बिजनेस थे, वो भी बंद हो गए, तो काफ़ी प्रॉपर्टी एडवाइज़र जो उनसे थे वो अब स्टडी एडवाइज़र बन चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये अच्छी चीज़ है। देखिए, अच्छी चीज़ नहीं अच्छा, है, अच्छा क्योंकि इसको रेगुलेट नहीं ना कर रही गवर्नमेंट। पैराशूटर्स हैं जी, पैराशूटर्स है, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही तो कोई भी इस फील्ड को। अच्छा, इस रेगुलेशन की वजह से बाज़ जो एजेंट्स हैं उनको ये खदशा है कि शायद उनका कारोबार इससे मुतासर होगा, आप इसको सेकंड करेंगे या ये तासुर गलत है? साथ में ये भी बताएगा कि तलबा और वालिदैन को इस रेगुलेशन से जो गवर्नमेंट करने जा रही है उनको कितना फ़ायदा होगा इससे? देखें, इसमें तो 100% फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो इसमें कोई नहीं है। देखिए, एक तो आपको ट्रांसपेरेंटी आ जाएगी आपके अंदर, आप सिर्फ एक लिस्ट के मुताबिक जो कंसल्टेंट है वो पाकिस्तान में काम कर सकेगा जिसके पास ऑथराइज्ड लाइसेंस होगा। लाइसेंस के बगैर काम नहीं कर सकेंगे, तो लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों की पहले वेरिफिकेशन होगी। उस जो गवर्नमेंट ने जो अपने पैरामीटर्स बनाए हैं उसके अंदर 3-4 इदारों से आपने पहले अपनी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद आपको वो लाइसेंस मिलेगा। फिर उसकी एक सर्टन अमाउंट रखी गई है, वो जो सर्टन अमाउंट है वो एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर डिस्कस हम लोग गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा है। वो कितनी है? वो अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख उन्होंने उस जो इंट्रोडक्शन वो
जो पेमेंट है वो दी है, ठीक है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में देखिए ना, एक बिजनेस कोई करना चाहता है तो 50 लाख उसके पास बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ amount है, हैं और वो पहले 50 लाख लेकर आए और वो फिर अपना बिजनेस करे, Register हो। जबकि कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। और अच्छा, ये डिफ़िकल्टीज़ उन लोगों के लिए भी हैं जो प्रोफेशनल हैं, लेकिन पेमेंट क्योंकि ज़्यादा है, या फिर ये उन लोगों के लिए आसानी है जो पेमेंट दे के ऐसा काम करना चाहते हैं तो वो पेमेंट दे के कर बिल्कुल सकते सही। हैं। अच्छा अजीम साहब, जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह के पैराशूटर्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जो कि आवाम के लिए बड़ा नुकसानदेह हैं, बच्चों का पैसा भी जाता है और उनका जो करियर है वो स्टेक पर लगा हुआ होता है, साल भी उनका ज़ाया हो जाता है। अगर आपसे कोई रब्ता करता है, एफिक पे कोई रब्ता करता है पाकिस्तान और ओवल पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी मकाम पर किसी भी शहर के अंदर, और आपके रजिस्टर्ड जो कंसल्टेंट हैं उनके साथ जुड़ जाता है, अगर किसी किस्म का उस बच्चे के साथ या उस फैमिली के साथ कोई मिसहैप होता है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिक लेता है और उनको पे बैक गारंटी भी दी जाती है कि अगर नहीं आपका हो सकता तो फिर हम आपको वापसी पे भी करेंगे, या फिर जो पैसा उसने लगा दिया वो डूब जाएगा और इसकी गारंटी एफिक भी नहीं देता जिस तरह बाकी दीगर कंसल्टेंट नहीं देते हैं? अच्छा नहीं, एफिक का देखें ऐसा कोई रोल तो नहीं, क्योंकि एफिक कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं हम लोग उनका जो क्राइटेरिया है वो ऐसा सेट किया हुआ है कि ये लोग कम से कम जो स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ीस है ना ये खुद नहीं ले सकते। स्टूडेंट अपनी ट्यूशन फ़ीस खुद यूनिवर्सिटीज़ में डिपॉजिट करवाता है। जो एफिक का मेंबर है उसके जो कंसल्टेंसी फ़ीस है सिर्फ वो वही लेने का लायबल है। और तो कितनी कंसल्टेंसी फ़ीस रखी हुई है? स्टूडेंट कंसल्टेंसी फ़ीस जो सी है वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, लेकिन ये 10,000 से 25,000 के बिटवीन होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बीच में हमने देखा कि कंसल्टेंट साथ में आपको फेक किस्म की वो ट्रांजैक्शंस भी बना कर देता है, फिर साथ ही साथ आपकी जो रिहाइश का बंदोबस्त है वो भी फेक करवा देता है, साथ में आपकी जो सीट वगैरह करवानी होती है रिजर्वेशन का वो भी खुद ही करवा देता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ तो ना, ये जो ये पैराशूटर्स हैं ना, ये पैराशूटर्स ये काम करते हैं, कंसल्टेंट ये काम नहीं करता। क्योंकि कंसल्टेंट के पास तो देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको एक बड़ी हैंडसम अमाउंट जो उनकी कमीशन की सूरत में मिलती है, तो उसको ये बुकिंग करवाना और ये ट्रांजैक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पैरामीटर्स हैं, बहुत से फाइनेंसर हैं जो मैंने आप जैसा को पहले बताया कि प्रॉपर्टी डीलर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगा तो उन्होंने ये ट्रांजैक्शन वाले काम करने शुरू किए। लॉयर्स भी अब तो इसमें लॉयर तो चले एक, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इदारा है और उनके पास अपना एक लाइसेंस है लॉ का, तो वो तो इसको वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं और जिनका इस फील्ड से कोई, उनको डिस्करेज करना चाहिए। discourage अच्छा, पाकिस्तान में फॉरेन एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप क्या चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं या आपको समझते हैं कि उनके लिए मुश्किलात हैं, और आने वाले 5 सालों में इस इंडस्ट्री को आप कहाँ जाता देख रहे हैं? देखिए पाकिस्तान में अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि हमारी जो ये फ्रेमवर्क है ये नहीं है, उसकी वजह से हम लोग भी एज अ एसोसिएशन हम लोग जब किसी एम्बेसी से या किसी कंट्री से हम लोग कहते हैं कि यार आप लोगों ने इतना कोटा जोन सा है वो स्कॉलरशिप का आप इंडिया को दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं, पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आपके फॉरेन मिनिस्टर इसमें बात करें, आप लोग क्यों कर रहे हैं? हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इसमें वर्क नहीं करती। तो जब इस चीज़ को ये मैसेज आपका डार साहब के लिए? जी, उनके लिए भी और उससे पहले जो आए थे उनके लिए भी और जो अब आएगा उनके लिए भी है। सही है, सही है। और अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं अगर इस पे काम? अगले 5 सालों में देखिए ये इंडस्ट्री में आप देखें, अगर 2 लाख बच्चा हर साल पास होता है ना इंटरमीडिएट में, तो आप कहें कि 70% बच्चे का ये ख्वाब है कि वो फॉरेन एजुकेशन अब्रॉड से अच्छी उसमें यूनिवर्सिटीज़ में हासिल करें। तो उसके लिए तो ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। आपको मैं बताऊं कि देखें हर साल जो एक पाकिस्तान से जो फॉरेन रेमिटेंस आती है उसमें जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो स्टूडेंट्स का है कि स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और फिर वो जो अपना रेमिटेंस है वो पाकिस्तान भिजवाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अजीम साहब, कौन से बच्चों के लिए मौके किस ममालिक में मुल्क में ज़्यादा हैं एजुकेशन के लिए और जिनको साथ में स्कॉलरशिप भी मिल सकती है? क्राइटेरिया क्या होता है अगर स्कॉलरशिप कोई बच्चा हासिल करना चाहता है? बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे इस वक्त, तो उनकी रहनुमाई के लिए। अच्छा, जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है तो हर कंट्री का मुख्तलिफ है, लेकिन जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास स्कॉलरशिप जो 100% स्कॉलरशिप होती है वो बहुत कम होती हैं, लेकिन क्योंकि एक अट्रैक्शन है ये चारों कंट्रीज जो सी हैं बेसिकली ये कमर्शियल एजुकेशन अपनी सेल कर रही हैं, तो इसलिए ये अट्रैक्शन के लिए उन्होंने 20 to 30% स्कॉलरशिप रखी हुई होती है। लेकिन जो एक्चुअल स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो चाइना से, आपको तुर्की से, आपको मलेशिया से, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको 100%, जैसे जर्मनी है, जैसे ऑस्ट्रिया है, इटली है, ये आपको 100% स्कॉलरशिप देती हैं।
और ज़बरदस्त। क्राइटेरिया इसमें डेफिनेटली आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए और आइल्स का क्राइटेरिया है, आइल्स आपके पास 6% हो तो आपको फिर स्कॉलरशिप मिल जाए। कि लास्ट में हम चाहेंगे कि 2 सेक्टर्स में मैसेजेस आपके जाने चाहिए, क्योंकि आप इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, आपका इस पे तजुर्बा भी है। एक तो ये कंसल्टेंट्स जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए, और जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं या करने के लिए जाना चाहते हैं, उन दोनों के लिए आपका मैसेज क्या है? सबसे पहले तो तलबा के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप जब भी किसी कंसल्टेंट को चूज़ करते हैं तो आप सबसे पहले आप वो जिस कंट्री में आपको रिक्रूट करना चाह रहे हैं, जिस कंट्री यूनिवर्सिटी के लिए, उसका आपको एग्रीमेंट जो उनसे है उनसे वेरीफाई करना चाहिए और यूनिवर्सिटी की लिस्ट पर उस कंसल्टेंट का नाम रिसर्च करें उसके बारे में। बिल्कुल, उसका नाम भी अवेलेबल होता है कि ये जो कंपनी है ये उनसे ऑथराइज है या नहीं है। और जो कंसल्टेंट्स हैं इनके लिए तो ये मैसेज है कि अभी गवर्नमेंट जो ये फ्रेमवर्क लेकर आ रही है, रेगुलेशन कर रही है जी, उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करें और उसके मुताबिक अपनी कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड करवाएं और अपने आप को FPR में टैक्स में रजिस्टर करवाएं, हमारी एसोसिएशन के मेंबर बने, जो सबसे पहले क्राइटेरिया है। और जो हमारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है जो हम लोग करवाते हैं तो वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लाजमी हासिल करें। बिल्कुल सही। और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे है। कहीं पाकिस्तान पर उस तरह से पाकिस्तान के लिए बात नहीं होती है, पाकिस्तान के बच्चों के लिए बात नहीं होती है। तो आपको ये मुद्दा उन ममालिक के साथ उठाना होगा जहाँ पर स्कॉलरशिप इंडिया या दीगर ममालिक को दी जाती है, पाकिस्तानी बच्चों को भी उसी तरह से एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए कि यहाँ पर भी बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ख्वाहिशमंद होते हैं जाने के। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैयद अजीम अली साहब मौजूद थे और बड़े ही मुफीद उन्होंने बातें की हैं, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। और एफिक एक ऐसा इदारा है जो कि अगर आप उससे रब्ता करते हैं और उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको धोखा मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए हुकूमत को भी इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है और उन तमाम एजेंट्स को भी मुहतात होने की ज़रूरत है जो कि बच्चों को धोखा देते हैं, पेरेंट्स को धोखा देते हैं। अल्टीमेटली उनका नुकसान हो जाता है और उनके बच्चे बाहर जा भी नहीं पाते एजुकेशन के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस वक्त आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है। कोटली आज़ाद कश्मीर में हमारे नुमाइंदे चौधरी सज्जाद मौजूद हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि कितनी गहमा गहमी है वहाँ पर। बिल्कुल, तो चौधरी सज्जाद बताइएगा कितनी गहमा गहमी है, अवाम क्या बाहर निकल रहे हैं और इस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? जी बहुत शुक्रिया मॉर्निंग शो के लिए। देखा है तो मैं आपको इस वक्त कोटली के मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ के मैं आपको इस वक्त बताएं तो आज़ाद कश्मीर 2026 के इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इनको 3 हल्कों में टीम किया गया है। आज 27 तारीख को पहला इलेक्शन जो है वो उसमें है, उसमें कोटली आज़ाद कश्मीर है और भिम्बर का इलाका है। इन इलाकों में जो है वो आज इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरा जो मरहला है वो है 2 तारीख से शुरू होगा जो सावला कोट, फिर 10 तारीख से मरहला जो है वो शुरू होगा, वो तकरीबन 10 उसके बाद जाके देखने वाली बात आज कोटली की आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें, मैं कोटली के मकाम पर मैं मौजूद हूँ। सिटी कोटली के जो शहर है, सिटी की जो सीट है इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 कांटेदार मुकाबला जो है वो पार्टी के सदर हैं जनाब और उसके साथ साथ जो वो बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें वोटर्स, 6,47,000 से ज्यादा वोटर है यहाँ पर। सबसे ज्यादा वोटर देखा जाए आज़ाद कश्मीर, पूरे आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोटली के मकाम पर सबसे ज्यादा वोटर्स यहाँ पर तादाद है, जिनमें से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा यहाँ सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ आपने सिक्योरिटी की सवाल की बात की तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार, जिसमें रेंजर फौज के दस्तों को भी अगर सही। अगर हम देखें बहुत शुक्रिया चौधरी सज्जाद, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे हैं। आम तरीके से ये इंतखाबात जारी हैं और टर्नआउट भी अच्छा चल रहा है और लोग हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए जोक दर जोक अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। चौधरी सज्जाद हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। कोपेमाई और ट्रेल जो की एक चढ़ाई चढ़ना होता है
ट्रैकिंग होती है वो लोग जो है बड़ा शौक़ रखते हैं उसका। वैसे तो बड़ा ये ट्रेल पर जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसमें अपना नाम भी बना रहे हैं। नामवर पाकिस्तानी मुहिम जो हैं, जो कि अनम अजीज़, उन्होंने भी एक तारीखी संग अमील अबूर कर लिया है और मुल्क में मुनक्किद होने वाली ये पहली 100 किलोमीटर गलियात माउंटेन ट्रेल अल्ट्रा मैराथन अपने नाम कर ली है। हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद हो अनम उज़ैर को कि उन्होंने ये दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता सर किया है। घने जंगलात भी थे वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ के ख़तरात भी होते हैं, और जिस तरह से पहले भी हम बात कर रहे थे कि आम लोग तो यहाँ पे ग्रुप के साथ जाने में भी कतराते हैं, तो अनम उज़ैर ने किस तरह से कारनामा सर अंजाम दिया, उन्हीं से जान। सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। अल्ट्रा मैराथन की फ़ाते हैं आप, कितना टफ था ये मुकाबला और कितने मद मुकाबिल थे और कितने देर में आपने ये फासला तय किया? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी बहुत मुश्किल था, और कितनी देर में किया, 26 घंटे में किया, और बिल्कुल काफ़ी मुश्किल था। इट वाज नॉट इजी। अरे वाह, तो उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए आपने ट्रेनिंग की, कितने अरसे की ट्रेनिंग थी और उसका तरीक़ाकार वो बताएगा कि कितनी मेहनत लगी आपकी? अच्छा, ट्रेनिंग देखिए, जब तक कि ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं ना आप चले जाएं, तब तक आप आप ये कह नहीं सकते कि आप इसके लिए तैयार हैं। तो ऑल्दो फिटनेस मेरा लाइफस्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस किसी एक चीज़ के लिए कभी प्रिपेयर नहीं करती, तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। मुझे हर वक्त उतना फिट तो रखना है, उतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किसी टाइम कोई भी एडवेंचर हो सो आई कैन गो फॉर दैट। लेकिन ये जो स्पेशल माउंटेन ट्रेल रन था, इसके लिए ट्रस्ट मी आई हैड टू गो। मैं इससे पहले एक 40 किलोमीटर का रन यहीं पे कर आई 2 हफ्ते पहले। मैंने यहाँ पे नाइट ट्रैकिंग की, वो मैं यहाँ से लाहौर से ट्रैवल करके गई और डायरेक्टली वहाँ पहुँच के नथिया गली क्लब से रात को 11 बजे शुरू किया, ताकि मैं रात वाला पार्ट यहाँ पे जंगल में करके देखूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और डर लगता है कि नहीं लगता, और कितना डर लगता है। बड़ी बहादुर हैं आप अनम, जो कि रात के अंधेरे में भी इस तरह के ट्रायल पर आप जाती रही हैं और घूमती रही हैं। लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं आगे मत जाएं, आगे तेंदुए हैं, आगे ये है, आगे मत जाएं, आगे खतरा है। सो दे वर राइट, क्योंकि जैसे ही हमने शुरू किया और हमारे 200 मीटर के फासले पे हमारे हेडलैम्प में सामने 2 लाइटें नजर आ रही हैं, 2 बल्ब जैसे बड़े बड़े होते हैं। और वो तो फिर आपने ऐसी सूरत में क्या किया जब आपको अपने सामने तेंदुए नजर आए? तो डरी होंगी, भागी वहां से? नहीं, मेरी एक वो वीडियो भी है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। उस टाइम पे हम 3 लोग जा रहे थे, और जो मेरे एक साथी थे उन्होंने अपने हेडलैम्प से लाइट उसके ऊपर डालनी शुरू की कि वो वहाँ से हमारा रास्ता छोड़े और वो जाए साइड पे हो, और दूसरे साथी ने एक टॉर्च से उसके ऊपर लाइट डालना शुरू की। और मैं क्या कर रही थी, मैं उस टाइम पे ना इन सब की वीडियो बना रही थी। मैं वीडियो बना रही थी, इवन मैंने फ्रंट कैमरा से अपनी पिक्चर ले ली है, और मैं सारी पिक्चर उस टाइम पे वो रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे था अच्छा, लेकिन नानम ये कहा जाता है कि अगर आपके सामने चीता या फिर शेर आ जाए तो उसके सामने आपने अपनी सांस रोक लेनी है, ताकि उसे पता चले कि आप बिल्कुल डेड हैं, और फिर वो खुद ही पलट कर चला जाएगा। तो आपने ये फार्मूला उस पर इस्तेमाल नहीं किया? तो आप चाह रही हैं कि उसने भी रोकनी है तो आप खुद ही रोक लें पहले ही। हाँ, सही बात है। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। अच्छा, असल में इसका तरीका ये होता है कि आपने अपने आप को बड़ा फील कराना है। लाइक अगर आप खड़े हुए भी हैं, आपके बिल्कुल करीब भी आ गया, तो अपने हाथ भी ऊपर कर लेने। आपने अपने आप को इतना बड़ा उसके सामने फील कराना है कि वो डर के भागे। हमने लाइट्स वगैरह डाली हैं, तो वो डर के नीचे वैली में लेफ्ट साइड पे उसने छलांग लगाई है। मेरे पास वीडियो भी है, वो 2 आंखें उसमें फोकस हैं, वो उसने ऐसे करके छलांग लगाई है, और उसके बाद हमने आगे जाना शुरू कर दिया। और जो मेरे साथी हैं, जब हमने कंप्लीट किया तो दे वर अमेज्ड, वो इतनी तारीफ करते रहे थे, क्या ना तुम भागी नहीं। अच्छा, वो फीलिंग क्या थी जिस वक्त इन सारे खतरात से गुजरते हुए आप फिनिश लाइन पे पहुंची अनम? तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? और बिगिनर्स के लिए ज़रा मशवरा भी दीजिएगा ना कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्या क्या चीज़ें साथ रखनी होती हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब हमने जो एक्चुअल रेस, ये जो मैंने बात बताई है, ये मैंने 2 हफ्ते पहले की बताई, जो मैं तैयारी के लिए गई थी। हमने जब इंटरेस्टिंगली जो हमारी रेस हुई है, उसमें क्या हुआ, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, शाम को 5 बजे जब शुरू किया तो बारिश हो रही थी। पूरा टाइम बारिश होती रही है। अब बारिश में ये तो फ़ायदा था कि तेंदुए बाहर नहीं आने थे, तो उसमें लेकिन और किस्म के चैलेंजेस थे, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में और बिजली चमक रही हो और आप जंगल में हो, सो इट इज़ वेरी स्कैरी। तो उसमें करना इट वाज टफ।
और दूसरी टाइप की वाइल्ड लाइफ थी, लाइक फ्रॉग्स इतने बड़े बड़े कि मैंने कभी नहीं देखे। बिच्छू मैं देख रही हूँ, अच्छा आनम, लेकिन ये जिस तरह के ट्रेल है बहुत ही पुरखतर है, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, बारिश के दौरान तो और ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, उनके ऊपर पाँव जमाना बड़ा मुश्किल होता है। जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर हो सकते हैं जो कि वहाँ पर जाने के लिए उनको लेने चाहिए, क्योंकि हादसात की वजह भी बन सकते हैं अगर आप बगैर किसी तैयारी के वहाँ चले गए हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आप 100 किलोमीटर करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है आपकी न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन। अगर वो अच्छी नहीं है ना तो वो आप नहीं जाएं, बिल्कुल भी आप जा ही नहीं सकते। आपको इतना सामान अपने साथ कैरी करके लेके जाना है कि आपको किसी और की मदद करनी पड़ जाए तो आप वो कर लें, लेकिन आपके पास सामान एक्स्ट्रा हो। एक ये चीज़ का बहुत ख्याल है। एक जूता इतना अच्छा हो कि वो स्लिप ना करें, वरना तो आप शुरू में कहीं स्लिप हो कि नीचे खाई में गिर जाएं तो वो तो फिर किसी की भी मिस्टेक नहीं होगी, वो आपकी अपनी आप प्रिपेयर। जूते किस तरह के प्रेफर करती हैं आप, क्या कौन से जूते होने चाहिए ताकि ग्रिप मजबूत रहे? जूता ट्रेल वाला जूता इसमें होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने 80 किलोमीटर कर लिया ना, तो लास्ट 20 करना था नथिया गली क्लब से वो लालाजाद की सीढ़ियाँ और फिर आगे मुश्कपुरी जाना था। मुश्कपुरी पे आपको पता कि कितने हमारी पब्लिक आजकल बड़ा पसंद कर रही है शायद मुश्कपुरी को, तो इतना ज़्यादा रश है वहाँ पे। तो जब लोग, वो इतना बुरा हुआ था, 2 दिन से वहाँ बारिश हो रही थी, वो उसमें ना वॉक हो सकती थी ना उसमें रन हो सकता था। जैसे ही हम पाँव रखते थे तो जैसे वो दलदल के अंदर पूरे पाँव अंदर धंस जाते हैं, धंस रहे थे। और फिर उसके आगे जब वो पत्थर आए तो वहाँ पे बहुत स्लिपरी था। जैसे ही मैं गुजरती थी तो मुझे पीछे रैंडम पब्लिक ये कहती थी, आपका कौन सा जूता है, आपका जूता नहीं स्लिप कर रहा। वो स्नीकर्स में आए हुए हैं, पब्लिक वहाँ स्नीकर्स में जाती है या रैंडम सैंडल्स में जाती है। नहीं, जूता आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे आप मुश्किल क्यों नहीं जा रहे, आप जूता अच्छा पहन कर जाएं, वहाँ पे ग्रिप वाला जूता। तो वहाँ पे ये नहीं चलता। अगर आप कंफर्टेबल वॉक कर पाएंगे वहाँ पर तो ही आप ये रेस भी जीत सकते हैं, या फिर आप अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अनम उज़ैर हमारे साथ मौजूद थे, कोहिमा ट्रेल रनर हैं। ये ट्रेल्स पर जाना बड़ा ही मुश्किल अमर है और जो लोग इसका हौसला और हिम्मत करते हैं उनको दाद देनी चाहिए। तो हम भी इनको, पूरी टीम को दाद देते हैं जिस तरह से इन्होंने ये सर किया है कारनामा। प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर अहम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, और अभी बात करेंगे कि आपके सितारे आने वाले दिनों में कामयाबी, मोहब्बत और खुशहाली के नए दरवाजे खोलने वाले हैं, और इस हवाले से आपके बुर्ज क्या कहते हैं ये सब जानेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ इम्कानात होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं, कामयाबियाँ भी होती हैं। तो ये आपकी रहनुमाई के लिए हमने बुला रखा है उनसा शाह, माहिर इल्म नजूम। तो जुनैद जानिए उनसे। उनसा गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ऐसा गुजरने वाला है हमारे देखने वालों का हफ्ता, क्योंकि इस सेगमेंट का लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आप जो है रेगुलर मुझे ऑनलाइन उस पे लेते हैं, जूम पे। सो एरीज से स्टार्ट करते हैं, और आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली सेहत को लेकर या फाइनेंस को लेकर, उनके करियर को लेकर जो भी मुश्किलात थी या रुकावटें आ रही थी उनके कामों में, नौकरी नहीं मिल रही थी, जॉब के इश्यूज थे और बिजनेस को लेकर जो भी इश्यूज थे, हर्डल्स थे, रुकावटें थी, वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड होता है। हील हो रही हैं, सेहत भी ठीक हो रही है, सेहत के मामलात भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, पैसे फंसे हुए थे, कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी, प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे थे, अपना मकान लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा था, तो इंशाल्लाह इस हफ्ते वो काम आपका हो जाएगा। फिर टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए हफ्ता टेम्परेंस का हफ्ता है, यानी कि थोड़ा पेशेंस रखें, कोई भी काम आपने जल्दबाजी में नहीं करना है। कोई फैसला करना है, शादी का फैसला है, कारोबार का फैसला है, नौकरी का फैसला है, या सफ़र पे जाने का डिसीजन है, आपने जल्दबाजी नहीं करना, बहुत धीरे धीरे, बहुत ग्रेजुअली, बहुत बेबी स्टेप्स से आपने काम करना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जेमिनी वालों की, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो गुड न्यूज़ आ सकती है जेमिनी वालों के लिए इस हफ्ते। ठीक है जी, गुड न्यूज़ आ सकती है, स्पेशली बच्चों से रिलेटेड, किसी ट्रैवल से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, और कोई ऐसा कोई कांटेक्ट हो सकता है। सोशली बहुत ज़्यादा जेमिनी एक्टिव नज़र आ रहा है, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने ताल्लुकात बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कम्युनिकेशन का हफ्ता भी है, लोगों के साथ
मीटिंग्स हो सकती हैं। फिर कैंसर की बात करते हैं, कैंसर वाले थोड़ा सा इंडिसाइसिव रह सकते हैं, कोई फैसला लेना है लेकिन उनको दिक्कत हो रही है, नहीं ले पा रहे हैं, कहीं जाना है, कोई इरादा किया है, कोई प्लानिंग की है, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की, कोई कारोबार शुरू करने की या जॉब स्विच करने की या शादी को लेकर भी मुझे कैंसर जो है वो इंडिसाइसिव लग रहा है, डबल माइंडेड बहुत ज़्यादा रहता है, करना चाहता है लेकिन वो डबल माइंडेड की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है। फिर लियो वाले जो हैं उनके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कप्स का कार्ड है। सो मुझे लगता है शादी के हवाले से ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो सिंगल हैं उनकी शादी होगी या एक शादी नाकाम हो गई है तो दूसरी शादी की तरफ हो सकता है, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। ट्रैवल पे लियो वाले जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अगर कोई ट्रिप कर लेते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है। बस बिजनेस और प्रोफेशन को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन्स हैं आपके माइंड में, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है आपके काम में, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा चलता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, इनकम कम होती है। तो उसके लिए क्या किया जाए? ये सारे लंबी मसाइल की फहरिस्त भी आपने बता दी, खर्चे भी कम हो, कंफ्यूजन भी ना हो और ज्यादा आए भी, उनके लिए वो तो सभी को चाहिए। देखिए उसके लिए ये है कि देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक तो जाहिर है आपको बरकत के लिए चैरिटी, सदका खैरात ज़रूर करें। उसके अलावा अपने पास्ट में जो आपने गलतियां की हैं, जो आपने मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, वो मत रिपीट करें, वो दोहराएं नहीं। जो आपको लेसन्स मिले हैं उनसे आपने सबक लेना है जो, और उसको दोबारा से रिपीट नहीं करें। जो आप ऐसे कोई फैसले जो आप समझते हैं कि जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ा तो वो काम आप दोबारा नहीं करें। अगर आप करेंगे तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होती रहेंगी। फिर वर्गो की बात करते हैं, यहाँ पे क्वीन का कार्ड है, वो भी पेंटिकल्स, तो मतलब पैसे आ रहे हैं वर्गो वालों के पास बहुत सारे। कोई लॉटरी ले रहे हैं या कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, कोई आपकी सेविंग मुझे काफ़ी नज़र आ रही है, अपना घर खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, तो पैसा काफ़ी है। अच्छा तो ये एक चीज़ बताइए, नज़र क्यों नहीं आ रहा? हम आसपास वालों को क्यों नहीं नजर आ रहा? सवाल मैंने पूछना है, सवाल तो कीजिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आप बताती हैं स्टार से मुतल्लिक, ये सभी वर्गों के साथ या सभी लियोज के साथ, सभी एरीज के साथ मिलती जुलती चीजें ही हो रही होती हैं या स्पेसिफिक के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए होता है? नहीं, स्पेसिफिक तो मैं नहीं निकालती। जो ये तो ये सारी चीजें आप मैच कैसे करती हैं तमाम स्टार्स वालों के लिए? ये थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा। ये देखिए जनरल रीडिंग है, ठीक है। एक वर्गो की मैंने अपने माइंड में रखा और उसको फोकस किया कि भाई वर्गो के लिए कौन सा कार्ड निकल रहा है, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज है, इस हफ्ते क्या होने वाला है वर्गो की लाइफ में या एरीज की लाइफ में या लियो की लाइफ में या कैंसर की लाइफ में। तो आपका जो कनेक्शन होता है ना, एनर्जी का कनेक्शन होता है कार्ड से, तो वो कार्ड वही चीज आपको दिखाएंगे कि हाँ भाई वर्गों का ये हफ्ता कैसा आपने परेशान नहीं होना। आप बताएं वर्गों को और मजीद क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जुनेद हमारी तवज्जो डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं बल्कि ये बात कर रहा हूँ कि उनसा जो चीज प्रेडिक्ट करती हैं बहुत सी चीजें मैंने मैच करती हैं, बिल्कुल नई गाड़ी, पैसा, सब कुछ आ रहा है। अब आगे बताइएगा। हाँ, तो अब ये देखिए ना, ये फ्यूचर का है कि इस हफ्ते कुछ भी, इस हफ्ते किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। यानी कि पैसा आ रहा है तो कोई भी ऐसा दिन है जिसमें पैसा आ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, सिंगल है तो शादी हो सकती है। तो इसी तरह प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी वर्गो वालों की लाइफ में आएगी। जरूरी नहीं है पैसा ही हो, किसी भी हवाले कोई भी से अच्छी खबर हो सकती है। अच्छा, अगला लिब्रा के बारे में बताइएगा। लिब्रा की बात करते हैं, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो लिब्रा वालों के लिए भी पैसे का कार्ड है कि कहीं से कोई थोड़ा बहुत मुनाफा, कहीं से कोई पैसे आपके फंसे हुए हैं वहां से आपको मिल जाएंगे। कोई पार्टनरशिप पे आप कोई शेयरिंग पे कोई काम कर सकते हैं, कोई फ्रीलांसिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन वगैरह। ओके, सो स्कॉर्पियो के लिए स्ट्रगल है, ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल हफ्ता होगा, चैलेंजेस होंगे, लेकिन अगर आपको वाकई अपना नाम और अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। फिर कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस की बात करते हैं, ये हफ्ता आप अपना ख्याल रखें। वाकई सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा खर्चे का हफ्ता हो सकता है, पैसा जा सकता है, लेकिन सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखें। इस हफ्ते अपने आप को टाइम दें।
कैप्रिकॉन के लिए जो हफ्ता है वो पैसे थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करें, किसी भी हवाले से कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो अपने आप को होल्ड करें, जल्दी आपने कोई काम नहीं करना, या जॉब स्विच करनी है, या शादी करना चाहते हैं। तो एक्वेरियस वालों के लिए किंग ऑफ कप्स थोड़ी फ्लर्टी एनर्जी नजर आ रही है, रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है, इमोशनल एनर्जी नजर आ रही है। फिर पाइसेस के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स से जो मेहनत आपने की है उसका फल आपको इस हफ्ते जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। उनसा शाह माहिर इल्म नजूम हमारे साथ मौजूद थी और बहुत जल्दी में उन्होंने तमाम सितारों के बारे में बताया है कि एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी। सदका खैरात तो वैसे भी आप कीजिए, आपका रिज़्क़ कुशादा हो जाता है और बरकत भी आती है, तो इसलिए बहुत सारे मसाइल का हल सदका और ज़कात है। जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तो हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपकी हमारी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।